हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने वहां पर सिर्फ प्रॉपर्टी बताई थी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। तो आज हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से इलाबरेट करके अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड पार्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो पहला वीडियो, इस क्वेश्चन में हम दो वीडियो बनाएंगे। जो पहला वीडियो है इसमें हम सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला पार्ट करेंगे एंड इन सेकंड वीडियो वी विल डिस्कस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा। तो now we are going to start first part of this question, that is conservation of charge. ठीक है। सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले आप लोगों को मैं बताता हूं आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है बेटा। आइसोलेटेड सिस्टम, इस सिस्टम को मैं आइसोलेटेड सिस्टम कह सकता हूं। ए सिस्टम इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अगर इस सिस्टम के अंदर, ये जो सिस्टम है, इस पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का कोई असर नहीं पड़ेगा, then this system is called an isolated system। ठीक है बेटा। एक रूम ले लीजिए, रूम को हम आइसोलेटेड सिस्टम मानेंगे तब अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इस रूम के अंदर जो टेम्परेचर है दैट विल रिमेन द सेम। बाहर कुछ भी हो, टेम्परेचर बढ़े, ह्यूमिडिटी बढ़े, प्रेशर बढ़े, तो अंदर रूम के अंदर उसका कोई इन्फ्लुएंस ना हो, then we can say that room or that system is an isolated system। ठीक है बेटा। तो a system which is free from any external influence is called an isolated system, or a system is said to be an isolated system if no charged matter is either allowed to leave the system or allowed to enter the system। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, चार्जड मैटर को ना अंदर से बाहर दिया जाना चाहिए, ना ही बाहर से कुछ चार्ज अंदर आ सके, then that system is also called an isolated system। दो डेफिनेशन मैंने बताई। A system is said to be an isolated system if no charged matter is either allowed to leave the system or allowed to enter the system, then such a system is also called an isolated system। याद रखिए बेटा। Now we are going to start the conservation of charge। अब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट समझाता हूं। स्टेटमेंट के बाद मैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। ठीक है बेटा। स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज, टोटल का मतलब हम बोल सकते हैं द नेट चार्ज। ठीक है बेटा। क्या है स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज आर नेट चार्ज। नेट चार्ज मीन्स algebraic sum of
positive and negative charges. नेट चार्ज का मतलब है algebraic sum of all the positive and negative charges in an isolated system always remains constant. ठीक है बेटा, मैं वो बताऊंगा एग्जाम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करिए. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द नेट चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज. टोटल चार्ज that is the algebraic sum of all the positive and negative charges in an isolated system. In an isolated system is always constant. Is constant. याद रखिए बेटा, जो नेट चार्ज या टोटल चार्ज होता है, जो कि एक्चुअल में एल्जेब्रिक सम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएंगे. इन अदर वर्ड्स, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड. चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट या इस तरीके से, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, but it simply means charge can be transferred. ये ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. सिर्फ चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, बट there is no creation or destruction of electric charge in an isolated system. बेसिकली मैं आपको फिर से बताता हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है जो नेट चार्ज दैट इज टोटल चार्ज, उसका मतलब हो गया एल्जेब्रिक सम है ऑल द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहता है. इसका मतलब हो गया चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है बेटा, चार्ज को कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इस एक आइसोलेटेड सिस्टम में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, मगर कभी क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नाउ लिसन द स्टेटमेंट वंस अगेन and learn this statement by heart. Then according to the law of conservation of charge, the total charge or net charge, that is the algebraic sum of all the positive and negative charges in an isolated system, is always constant. In other words, charge can neither be created nor destroyed in an isolated system, but it simply means that charge can transfer from one body to other, but there is no creation or destruction of electric charge in an isolated system. बेटा, अगर हम गिलास रॉड को रब करते हैं सिलिक क्लॉथ से, तो अगर लूज करेगी गिलास रॉड, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन सिलिक क्लॉथ पर जरूर नेगेटिव चार्ज आएगा. चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है पेयर्स में, एक पॉजिटिव चार्ज बना एक नेगेटिव, इसलिए टोटल चार्ज क्या रहेगा बेटा, हमेशा जीरो. तो
ये आ गया स्टेटमेंट। अब दिस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन बी अंडरस्टूड विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। 2-3 एग्जाम्पल्स या 4 एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को समझा सकता हूं मैं। फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। ये हम शो करेंगे with the help of these examples, and you have to understand them, these examples, so that you can understand the conservation of charge. तो एक एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन ध्यान में रखना है कि टोटल चार्ज एल्जेब्रिक सम जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में एक आइसोलेटेड सिस्टम में, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, अंडरस्टैंड दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? गिलास रॉड एंड सिलिक क्लॉथ वाली, जो कि पहले भी बताई मैंने। देखो, अगर हम गिलास रॉड और एक सिलिक क्लॉथ लेंगे, गिलास रॉड और सिलिक क्लॉथ इक्वल टू ए सिस्टम। सिस्टम कौन सा? आइसोलेटेड सिस्टम। एक गिलास रॉड और सिलिक क्लॉथ बन गई आइसोलेटेड सिस्टम। मान लीजिए दिस इज गिलास रॉड, दिस इज गिलास रॉड, and this is a piece of silk cloth. These two makes an isolated system. ये एक isolated system मान लीजिए, गिलास रॉड प्लस सिलिक क्लॉथ इज अ सिस्टम। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए, अभी तो रब नहीं किया हमने, गिलास रॉड को सिलिक क्लॉथ से रब नहीं किया है। बिफोर रबिंग, शाबाश बेटा, बिफोर रबिंग टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज, गिलास रॉड का चार्ज क्या है बिफोर रब? रब तो किया ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होंगे नहीं, तो सिलिक क्लॉथ क्या गेन करेगी? जब रब ही नहीं किया, फ्रिक्शन ही नहीं की, इस पर भी कुछ चार्ज नहीं है बिफोर रबिंग, इस पर भी कुछ नहीं चार्ज है। बिफोर रबिंग टोटल चार्ज इज 0। ठीक है बेटा, याद रखा। आप नाउ टेक दिस ग्लास रॉड एंड रब विद ए पीस ऑफ सिलिक क्लॉथ। ग्लास रॉड ले लीजिए, इसको सिलिक क्लॉथ से रब कर दीजिए। यहां पर मैं बताता हूं, ये बिफोर रबिंग की बात है, ये आफ्टर रबिंग की बात है। गिलास रॉड को, शाबाश बेटा, किससे रब किया आप लोगों ने? सिलिक क्लॉथ से। गिलास रॉड को किससे रब किया? सिलिक क्लॉथ से। गिलास रॉड क्या लूज करता है? इलेक्ट्रॉन्स। सिलिक क्लॉथ क्या गेन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। सपोज गिलास रॉड ने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? सिलिक क्लॉथ ने 5 इलेक्ट्रॉन्स। जब इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो इस पर आएगा +5 चार्ज, क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। सिलिक क्लॉथ ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए। ठीक है बेटा, तो मगर ये है आफ्टर रबिंग। आफ्टर रबिंग, ये तो बिफोर रबिंग था। आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज, शाबाश बेटा, इसका एक पॉजिटिव चार्ज हम लिखते हैं
प्लस ई से, नेगेटिव चार्ज हम लिखते हैं माइनस ई से। तो बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं वेयर इज द चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जो ई है, पॉजिटिव ई और माइनस सी, दोनों का वैल्यू सेम है, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। तो लेकिन इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है? प्लस। इनका कितना पॉजिटिव चार्ज है? प्लस 5e। ठीक है, वेयर ई इज द सिंगल पॉजिटिव चार्ज। 5 का कितना बन गया? प्लस 5e। नेगेटिव चार्जेस 5 है, उनका कितना चार्ज बनेगा? माइनस 5e। टोटल चार्ज कितना आया? प्लस 5e माइनस 5e, कितना बन गया? 0। मुझे आप लोग बता दीजिए, बिफोर रबिंग टोटल चार्जेस 0, आफ्टर रबिंग टोटल चार्जेस अगेन 0। दिस मीन्स नेट चार्ज before and after rubbing is 0, that is constant. The total charge of the system before rubbing is 0. The total charge of the system after rubbing is again 0. This means total charge before and after rubbing remains constant. Hence electric charge is conserved. इसी को बेटा बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, क्योंकि बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, दैट इज ग्लास रॉड एंड स्लिप क्लॉथ, रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 0। हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये फर्स्ट एग्जांपल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, जिसमें हमने ये बताया कि टोटल चार्ज जो है, नेट चार्ज जो है, अलजेब्रिक सम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, बिफोर एंड आफ्टर रबिंग सेम रहा, दो स्टेजेस पर कांस्टेंट रहा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा? कंजर्व्ड। ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट। नाउ द एग्जांपल नंबर सेकंड। इधर देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्फा डिके। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्फा डिके। मैं आप लोगों को समझाता हूं। अगर ये कोई एलिमेंट है, दिस इज एनी एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज Z एंड मास नंबर इज Y। ये कोई भी एलिमेंट ले लीजिए जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है Y। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कार्बन लेंगे 612, कार्बन है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर है 12, ये इसका Z है और ये इसका मास नंबर है A। ठीक है बेटा, अगर कोई भी एलिमेंट लिया हमने जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर Y है, रिप्रेजेंटेशन उस एटम की X से रिप्रेजेंट की, तो अगर अल्फा डिके होता है, उसमें क्या होता है बेटा? अल्फा डिके, उससे अल्फा पार्टिकल इमिट होती है। ठीक है बेटा, याद रखिए क्या होती है? उससे इमिट अल्फा पार्टिकल। ये जो एटम है, ये वो एटम नहीं रहता है, ये दूसरा कोई बनता है, दैट इज इट बिकम्स Y, क्योंकि अल्फा डिके हो गया, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गई। जब अल्फा पार्टिकल इससे निकल गई, इसकी कंपोजिशन ये वो नहीं रहा, वो एटम नहीं रहा, ये कोई और एटम बन गया तो डिके से। लेकिन ये जो एटम बन गया, इसका एटॉमिक नंबर रिड्यूस हो गया बाय 2 और मास नंबर रिड्यूस हो गया बाय 4। दिस इज A।
mass number is reduced by 4. Mass number is represented by A, atomic number is represented by Z. जब अल्फा डिके किसी भी एटम से होती है, वो एटम दूसरा एटम बन जाता है जिसमें एटॉमिक नंबर रिड्यूस होता है बाय 2 यूनिट्स एंड मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4 यूनिट्स। ठीक है बेटा। साथ में निकलती है अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल इमिट होती है। लेकिन अल्फा पार्टिकल जब इमिट हो गई तो मुझे बता दीजिए, अल्फा पार्टिकल के इमिट होने से अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो यहां पर 2 आना चाहिए, यहां पर 4 आना चाहिए। 2 - 2 + 2 बन गया Z, 4 और 4 ये बन गया A। इसका मतलब है अल्फा किस एटम का, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, दैट इज हीलियम। तो इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल जो है, आज के बाद याद रखिए, अल्फा पार्टिकल इज इक्वलेंट टू हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होती है बेटा? हीलियम एटम के। इसका मतलब हो गया, अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गई, इसका मतलब हो गया कितना इसमें से कम हो गया, लगभग एक हीलियम एटम। 2 अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल गई, कितना इसमें कम हो गया, नियर अबाउट 2 अल्फा पार्टिकल, 2 हीलियम एटम्स। जितने भी अल्फा पार्टिकल डिके होंगे इस एलिमेंट से, उतने उतने हीलियम एटम्स अप्रोक्सीमेटली कम होते जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल इज इक्वलेंट टू हीलियम एटम। अच्छा, एक बात याद रखिए, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही चार्ज होता है। इस हीलियम एटम का चार्ज क्या है? +2 टाइम्स E, where E is charge of an electron or E is charge of a proton। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या चार्ज ऑफ प्रोटॉन ले लीजिए। जो अल्फा पार्टिकल है, अगर अल्फा पार्टिकल हीलियम के बराबर है तो उसका भी चार्ज कितना होना चाहिए? +2 टाइम्स E। ठीक है बेटा। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम एटम। हीलियम का चार्ज है +2 टाइम्स E, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी क्या होना चाहिए? +2E। वायर E जो है स्मॉल e का मतलब है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, बट सेम, ये याद रखना। तो दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड सोडी-फाजन लॉ। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, 12th में आगे पे पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियस में। तो लेकिन यहां पर याद रखिए, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज emitted फ्रॉम एन एटम, इट बिकम्स अनदर एटम whose atomic number is reduced by 2 units and mass number is reduced by 4 units। ठीक है। साथ में क्या निकलती है? There is an emission of alpha particle, decay of alpha particle, but alpha particle, if we balance this reaction, then we can show that alpha particle is equivalent to helium atom. Remember this, alpha particle is equivalent to helium atom. If the charge of the helium is +2 times E, then the charge of alpha particle is again +2 times E. Why? E is the charge of an electron or charge of a proton, you can say. तो अब जो एग्जाम्पल है वो मैं दिखा रहा हूं यूरेनियम 92-238 वाले। इसमें से हम अल्फा डिके कराएंगे। देखो बेटा, यूरेनियम 92-238, इसमें से हम अल्फा डिके कराएंगे और देखेंगे नेट चार्ज बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन एंड नेट चार्ज आफ्टर स्टार्टिंग द रिएक्शन विल रिमेन द सेम। हम देखेंगे इस रिएक्शन में जब अल्फा डिके होगी
तो बिफोर टोटल चार्ज और आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज क्या रहना चाहिए बेटा? सेम। देखो कैसे, यूरेनियम 92 238 अभी डिके नहीं हुआ है। बिफोर डिके टोटल चार्ज कितना है? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 92। बिफोर डिके टोटल चार्ज इज इक्वल टू प्लस 92E। मैंने ये समझाया हुआ है। अगर कार्बन होगा 612 तो इसका चार्ज है प्लस 6E। अगर नाइट्रोजन है 714 इसका चार्ज है प्लस 7E, जितना एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई E। तो बिफोर डिके टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम टोटल चार्ज वाज प्लस 92E। अब इसको अल्फा डिके होगी, अल्फा डिके हो रही है। शाबाश बेटा। एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2 यूनिट्स। इसका मतलब हो गया 92 में से 2 निकाल दीजिए, कितना बन गया? 90। मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4 यूनिट्स। 238 माइनस 4 हो गया 234 प्लस अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसके बराबर? हीलियम के बराबर। ठीक है बेटा, ये याद रखिए बेटा, अल्फा पार्टिकल किसके बराबर? हीलियम। अब कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है और मास नंबर 234 है? That element we called as thorium। थोरियम का सिंबल है, शाबाश बेटा, TH। एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 234। अब देखो, ये बिफोर डिके टोटल चार्ज कितना था? प्लस 92E। आफ्टर डिके शाबाश बेटा, टोटल चार्ज कितना है? थोरियम का चार्ज कितना है बेटा? शाबाश, 90 है इसका एटॉमिक नंबर, तो बन गया प्लस 90E। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? प्लस 2E। ये मैंने समझाया हुआ। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? प्लस 2E। थोरियम का 90। टोटल चार्ज कितना बन गया? 92E प्लस। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, बिफोर डिके द टोटल चार्ज इज 92E। आफ्टर डिके द टोटल चार्ज इज अगेन, शाबाश, प्लस 92E। 90 प्लस 2 टाइम्स E। बिफोर डिके, before starting the reaction, the total charge of the system was plus 92E। after decay, the total charge of the reactants or products, ये reactants ये products कितना है? plus 92E। इसका मतलब before decay the total charge is plus 92E। after decay the total charge is again plus 92E। hence the net charge is constant। नेट चार्ज क्या है बेटा? कांस्टेंट। नेट चार्ज क्या रहा? कांस्टेंट। बिफोर डिके एंड आफ्टर डिके, व्हेन नेट चार्ज और टोटल चार्ज इज कांस्टेंट, हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहेगा बेटा? कंजर्व्ड। ठीक है बेटा, ये है एग्जाम्पल नंबर 2। दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें भी हमने दिखाया टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर डिके रहता है बेटा कांस्टेंट। तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड है। तीसरी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, लेकिन पेपर में कोई भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो द थर्ड एग्जाम्पल इज, जो तीसरी एग्जाम्पल है
जिससे हम ये दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड है, उस एग्जाम्पल को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन याद रखें बेटा, पेयर प्रोडक्शन। इन पेयर प्रोडक्शन होता क्या है, इसको बोलते हैं इन पेयर प्रोडक्शन, इन पेयर प्रोडक्शन गामा रे फोटॉन, गामा रे फोटॉन एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। गामा रे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये, गामा रे फोटॉन बोलते हैं उसको। ये क्या होता है, चार्जलेस, चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल। हमें चार्ज के साथ है, ये चार्जलेस पार्टिकल है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। गामा रे फोटॉन ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है बेटा, जब ये गामा रे फोटॉन जिसका चार्ज कितना होता है बेटा, 0, इन पेयर प्रोडक्शन जब गामा रे फोटॉन इंटरैक्ट करता है, किसके साथ इंटरैक्ट करता है बेटा, मैटर के साथ। इन पेयर प्रोडक्शन व्हेन गामा रे फोटॉन इंटरैक्ट्स विद मैटर, मैटर के साथ इंटरैक्ट जब करता है, याद रखना बेटा, जब गामा रे फोटॉन इंटरैक्ट करता है मैटर के साथ, ये टूट जाता है into two particles, it splits. When gamma ray photon interacts with matter, it splits into two particles. First one is electron and second one is this particle. ये नया है आपके, एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है बेटा एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम -e से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिट्रॉन का चार्ज +e से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, इसका मास होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इसका मास भी होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखो इसको बोलते, ये बराबर बराबर सेम है, लेकिन सिर्फ इसमें चार्ज नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। इसको एंटी पार्टिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। सुनिए, when gamma ray photon interacts with matter, जब मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है, it splits into two particles, one is called electron and second one is called positron. The charge of electron is -e and the charge of positron is +e. शाबाश बेटा। अब मुझे बता दीजिए, बिफोर इंट्रैक्शन, बिफोर इंट्रैक्शन, बिफोर इंट्रैक्शन गामा रे फोटॉन जब इंटरैक्ट मैटर के साथ नहीं किया था, इसका चार्ज कितना है, ये चार्जलेस होता है, 0। ठीक है बेटा, इसका चार्ज है 0। शाबाश। आफ्टर इंट्रैक्शन, आफ्टर इंट्रैक्शन
इट स्प्लिट्स इनटू हाउ मेनी पार्टिकल्स? दो। एक का चार्ज कितना है? माइनस सी, दूसरे का प्लस सी। आफ्टर इंटरेक्शन द टोटल चार्ज इज माइनस सी प्लस ई, which is again zero. This means before interaction the total charge is zero. After interaction the total charge is again zero. Hence electric charge is constant. Therefore charge is conserved. Charge is conserved. तीन एग्जाम्पल से मैं सिखा रहा हूं, चाहे ग्लास और सिलिक रात हो, चाहे अल्फा डिके हो, चाहे पेयर प्रोडक्शन हो. In all these examples we have shown that the net charge remains constant, therefore electric charge is conserved. ठीक है बेटा. इस पार्टिकल को जो नया है आप लोगों के लिए, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन. बट याद रखना, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में फर्क है. देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन. अगर कोई बोलेगा आप लोगों को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है प्लस ई, प्रोटॉन का भी चार्ज होता है प्लस ई. प्रोटॉन का चार्ज भी होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. चार्ज के हिसाब से प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं है. देयर इज डिफरेंस इन मास. मास जो प्रोटॉन का होता है दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg. There is only difference in mass. What is the difference between now positron and proton? In case of positron, याद रखिए, the mass is 9.1 into 10⁻31 kg. In case of proton, it is 1.66 into 10⁻27 kg. Or remember it, positron is basically the antiparticle of electron. और ये तब होता है जब गामा रे इंटरैक्ट करता है मैटर के साथ और ये स्प्लिट हो जाता है इनटू टू पार्टिकल्स. वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड वन इज पॉजिट्रॉन. और आप लोगों ने देखा भी, इंटरैक्शन से पहले जीरो, आफ्टर इंटरैक्शन अगेन द नेट चार्ज इज जीरो. इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड. तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री एग्जांपल्स यू कैन अंडरस्टैंड that electric charge is conserved. ठीक है बेटा, इस वीडियो को अंडरस्टैंड करिए, एक दो बार इसको देख लीजिए. जो एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर समझाई है, इनको पहले रख पर अपने हिसाब से लिख लीजिए, बना दीजिए वीडियो के साथ साथ. देन यू कैन राइट ऑन योर फेयर कॉपी. तो उसका शीट भी मैं सेंड करूंगा, लेकिन वीडियो को साथ साथ में देखने पर आप लोग एक रफ वर्क कर दीजिए कि कौन सी रिएक्शन कैसे बनती है, किस तरीके से होता है. देन यू कैन लर्न देम. ओके, हैव ए गुड डे.